हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे एसएसटी का 5वां प्रैक्टिस सेट, जो आपके यूपी टेट 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी टीईटी 2026 के लिए जूनियर लेवल का एसएसटी का 5वां प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी उज्जैन। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था और इसकी खोज 1921 में की गई थी। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी फारसी लिपि, ऑप्शन सी नागरी लिपि, ऑप्शन डी रोमन लिपि। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। अशोक के जो शिलालेख हैं वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। वैसे तो खरोष्टी लिपि और अरामिक लिपि में भी इसके अभिलेख मिलते हैं, लेकिन जो अधिकतर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही इसके अभिलेख मिले हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ लेख प्राकृतिक लिपि में भी मिले हैं और अशोक के अधिकांश शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इसके जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में सबसे अधिक पाए गए हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जो इसके अभिलेख पाए गए हैं वो प्राकृतिक लिपि में भी पाए गए हैं। जैसे कुछ एरिया इनका अलग है, जैसे दक्षिण भारत में प्राकृत लिपि के और जो अफगानिस्तान में इसके खरोष्टी और ग्रीक और अरामिक लिपि के भी इसके शिलालेख पाए गए हैं। जैसे ब्राह्मी लिपि के सबसे ज़्यादा मात्रा में इसके अभिलेख पाए गए हैं और ये भारत के अधिकांश हिस्सों में इसके पाए गए हैं, लेकिन जो खरोष्टी लिपि है वह उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में इस लिपि का प्रयोग हुआ है। उत्तर पश्चिम में जो अभिलेख पाए गए हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो शिलालेख पाए गए हैं वो खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। और ग्रीक और अरामाइक जो हैं वो अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में पाए गए हैं। जो शिलालेख मिले हैं उसमें ग्रीक लिपि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी वाराणसी। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और जिसे आधुनिक पटना कहते हैं। पटना जो अभी वर्तमान में जो पटना है उसको ही पाटलिपुत्र कहा जाता था और यह शहर गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। और इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं कि जो पाटलिपुत्र है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो गंगा और गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित है और यह अपनी समृद्धि और सामरिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। तो जो पाटलिपुत्र है वो आधुनिक पटना के नाम से भी जाना जाता है और महत्व इसका इसलिए है कि यह शहर मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र था। सम्राट अशोक के शासनकाल में यह शिक्षा और संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र रहा था पाटलिपुत्र। और यह एक विशाल शहर था जो मजबूत दीवारों और खाइयों से सुरक्षित था, जिसके इसमें कई महल, उद्यान और सार्वजनिक भवन थे। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेगास्थनीज किस देश का दूत था? ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मिस्र। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यूनान। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। जो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में मेगास्थनीज आया था और ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया भी है कि मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और जो सेल्यूकस उनका सेनापति था उसके द्वारा वह लाया गया था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और वह यूनानी सम्राट सेल्यूकस प्रथम निकेटर का दूत था। जो सेल्यूकस जो था यूनान का सेनापति, उसके द्वारा ये लाया गया था और वह भारत में
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसकी नियुक्ति हुई थी और वह कई वर्षों तक उसके दरबार में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वर्ण युग, ऑप्शन बी पतन युग, ऑप्शन सी अंधकार युग, ऑप्शन डी युद्ध युग। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि यह साहित्य, कला और विज्ञान का उत्कर्ष इस काल में हुआ था और इसीलिए इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में साहित्य और कला और विज्ञान और गणित का बहुत ही महत्व और बहुत ही उत्कर्ष हुआ था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे साहित्य, विज्ञान, कला, खगोल विज्ञान, धर्म, दर्शन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण ये उपाधि दी गई थी, क्योंकि इस काल में गुप्त काल में ही कई साहित्य ऐसे लिखे गए, साहित्यों का विकास हुआ और गणित का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ। जैसे साहित्य में इस युग में कालिदास जैसे कई कवि हुए और कालिदास ने कई महाकाव्य लिखे, जैसे मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम जैसे इनकी रचनाएं जो थी वो संस्कृत में लिखी गई हैं और हिंदी और संस्कृत का इस युग में काफ़ी विकास हुआ था, इसलिए इसे साहित्य का विकास के लिए भी इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। और दूसरा है गणित, आर्यभट्ट ने इसी काल में, गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। और बारहमीर ने चंद्र कैलेंडर की भी शुरुआत की थी। तो इसलिए गणित का भी इस युग में विकास हुआ था। और कला और साहित्य स्थापत्य के लिए भी, क्योंकि इसी काल में जो देवगढ़ का झांसी का किला है, दशावतार मंदिर है जो देवगढ़ का झांसी का किला, वो गुप्त काल की ही देन है। गुप्त काल में ही इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और भुमरा का शिव मंदिर और सांची के स्तूप जो स्मारक बनाए गए हैं वो गुप्त काल के ही हैं। और शासन और समृद्धि, इस अवधि में शासन व्यवस्था सुदृढ़ थी और आर्थिक समृद्धि भी थी, क्योंकि गुप्त काल जो था अपने आप में बहुत एक समृद्ध राष्ट्र था। तो इस समय जो गुप्त काल था वो भारत के लिए एक नया स्वर्ण युग था, क्योंकि इसी काल में साहित्य में, विज्ञान में, गणित में और कई स्थापत्य कला में बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे भारत ने उत्कृष्ट उत्कृष्ट योगदान दिया था और काफ़ी विकास हुआ था हर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की उत्तर सीमा किस देश से लगती है? उत्तरी सीमा किस देश से लगती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारत की जो उत्तरी सीमा है वो नेपाल, चीन और भूटान तीनों से लगती है। उपरोक्त सभी, भारत की उत्तरी सीमा चीन, नेपाल, भूटान से लगती है और इसके अलावा उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी धौलागिरी। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जबकि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8,586 मीटर है। इसकी ऊंचाई भी इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई इतनी है और यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा है। पहला तो माउंट एवरेस्ट है और ये तीसरे स्थान पर आता है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सतलज नदी किस देश से निकलती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भूटान। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन से, चीन या तिब्बत से। सतलज नदी जो है वो चीन से निकलती है और यह भारत तथा पाकिस्तान से होकर बहती है और इसका उद्गम जो हुआ है वो तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास जो राक्षस थाल है उससे उसका उद्गम स्थल माना जाता है। जो तिब्बत में राक्षस थाल जिसको बोलते हैं, झील है जो, वहाँ से ही इसका उद्गम होता है और यह हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और अंततः पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। तो इसका उद्गम जो है वो चीन या तिब्बत में है
और भारत में प्रवेश ये भारत के जो हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा है वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। और यह नदी भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। और यह पंजाब में ब्यास नदी से मिलती है। जो सतलज नदी जो है वो ब्यास नदी से कहाँ पे मिलती है, तो वो पंजाब में मिलती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह चिनाब में मिल जाती है और फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में ही ये सिंधु में मिलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह भारत के दक्षिण में स्थित है, जबकि पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। जो हमारे भारत के पूर्व में है वो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। हमारे देश को जो प्रायद्वीप कहने का कारण है वो यही है क्योंकि जो हमारा स्थलखंड है, हमारा भारत का देश का जो स्थलखंड है वो तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए उसको प्रायद्वीप कहा जाता है, तीनों ओर जल से घिरे होने के कारण। और दक्षिण में हिंद महासागर है जो भारत को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करता है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम अरब जो हिंद महासागर के ही हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी मेघालय का पठार। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है और यह विशाल त्रिभुजाकार भूभाग है। जो हमारा दक्कन का पठार है वो त्रिभुजाकार है जो भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है और प्रायद्वीपीय के मुख्य भूभाग का निर्माण करता है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके भूभाग का निर्माण दक्कन के पठार के द्वारा ही होता है और इसकी जो स्थित आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, ये भी आपको याद रखना है। और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत से मिलती है। जो विंध्याचल और सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ हैं उसके दक्षिण में इसका विस्तार पाया जाता है दक्कन के पठार का। और ये लगभग 8 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र है, झारखंड है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना जैसे राज्य हैं जो इसमें शामिल हैं आते हैं। और इसकी विशेषता है कि इसका पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में अधिक ऊंचा है तथा यह पूर्व की ओर धीरे धीरे ढलान वाला है। जो इसका पश्चिम का भाग है वो उठा हुआ है और पूर्वी जो भाग है वो ढलान की तरह है। तो ये इसकी विशेषता है कि ये पश्चिम की तरफ उठा हुआ और इसीलिए जो नदियाँ हैं वो पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये भी एक कारण होता है। जो पठारी नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे थे? ऑप्शन ए 1 वर्ष 6 माह 10 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 2 माह 5 दिन, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हमारे भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यह 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। ये भी डेट इम्पॉर्टेंट है कि ये कब पूरा हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और बल्कि इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो तैयार जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसको अंतिम जो वो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लोकसभा के
कितने सदस्य लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी आजीवन। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हालांकि आपातकाल स्थिति में संसद कानून द्वारा इस अवधि को 1 वर्ष में 1 से अधिक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। वैसे तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर कोई आपात स्थिति है तो संसद कानून बनाकर इसका समय भी बढ़ा सकती है, और वैसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसकी अवधि जो है वो 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती, ज़्यादा समय के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन यह विस्तार आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। 6 महीने के अंदर इसका जो सदस्य हैं वो चुन लिए जाते हैं आपातकाल स्थिति में। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 7। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भाग 3। हमारे मौलिक अधिकार जो हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में हैं, जिनमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल है। जो हमारा भारतीय संविधान का भाग 3 है वो हमारे मौलिक अधिकारों की बात करता है। उसमें हमारे 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और यह भाग नागरिकों को सुनिश्चित करता है कि वे राज्य के अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षित रहें और उन्हें स्वतंत्र और न्याय का अधिकार मिले। यह वह हिस्सा है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इसके जो अनुच्छेद हैं वो भी इम्पोर्टेंट है कि 12 से 35 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भाग 3 में ये विशिष्ट अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनको संविधान ने हमें दिया है। और ये अगर हमारा किसी तरह से शोषण होता है तो हम इसकी जो कार्यवाही है वो हम इसको संविधान के हिसाब से हम अपनी जो बात है वो हम उच्च न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं, भले ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो। वैसे तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर उनका उत्तराधिकारी जब तक पद बाहर ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। और जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेगा तब तक जो पुराने राष्ट्रपति हैं वो अपना पद नहीं छोड़ते हैं। तिथि से जो ग्रहण राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। और पद खाली होने पर यदि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने के कारण रिक्त होता है तो चुनाव यथाशीघ्र कराए जाएं, जो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकते हैं। 6 महीने के अंदर जो है वो चुनाव करा लिए जाते हैं। और 5 साल पूरे होने बाद भी जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वे पद पर बने रहते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जनता का शासन, ऑप्शन बी राजा का शासन, ऑप्शन सी सैन्य शासन, ऑप्शन डी धर्म शासन। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए। और जहां जनता का शासन लोग अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चुनते हैं और उन्हें अपना काम चुनने की आज़ादी होती है। एक ऐसी शासन प्रणाली है जो समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इसका संविधान
नागरिकों के बिना किसी भी भेदभाव के मतदान का अधिकार देता है। और जनता के द्वारा चुनाव, भारत में नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकार चुनते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता के द्वारा जनता का शासन। इसमें जो जनता होती है अपने प्रतिनिधि को चुनकर लाती है और अब जनता के द्वारा ही ये इन सब का निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1955। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1951। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी और यह मार्च 1956 तक चली थी। इसका जो समय था वो 51 में शुरू हुई थी और ये 56 तक चली थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका यही पूछ सकते हैं तो कितने वर्ष के लिए चलेगी और कब तक चली थी, तो 1956 तक चली थी। और यही योजना देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो राष्ट्रीय आय को बढ़ाना था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना की वो 1951 में हुई थी और इसकी अवधि जो थी वो यह 19 मार्च 1956 में इसको समाप्त कर दिया गया था। और इसका उद्देश्य जो था वो देश में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नींव रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी आयकर, ऑप्शन डी सेवा कर। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी आयकर। आयकर सरकार के द्वारा लगाया गया ये प्रत्यक्ष कर है और ये सीधे व्यक्तियों पर लगाती है सरकार, और आप इन करों का भुगतान किसी अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं कर सकते। आयकर पूंजीगत लाभ और प्रतिभूति लेन देन का प्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं। आयकर हो गया और पूंजीगत लाभ हो गया और प्रतिभूति लेन देन, ये सारे जो हैं वो प्रत्यक्ष करों के ही उदाहरण हैं। और जो प्रत्यक्ष कर होता है उसको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, वो डायरेक्ट लोगों पर ही लगाया जाता है, इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय आय का अनुमान किससे लगाया जाता है? ऑप्शन ए उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी सांख्यिकी विभाग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सांख्यिकी विभाग। सांख्यिकी विभाग भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है और यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है। ये जो संगठन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, इसके द्वारा ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, जो एक सरकारी संस्था है और जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है। यह संगठन देश की राष्ट्रीय आय और अन्य व्यापक आर्थिक संकेतों का अनुमान लगाने के लिए जिम्मेदार है। इसका जो मुख्य निकाय है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, इसी संगठन के द्वारा ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। और इसका जो मंत्रालय है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, इसके अधीन ही ये संस्था कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन ए पौधे लगाना, ऑप्शन बी वाहनों से निकलने वाला धुआं, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी पर्वत। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वाहनों से निकलने वाला धुआं। वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। उदाहरण जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो गाड़ियों में पड़ता है और जिनके जलने से बहुत सारा जो धुआं निकलता है वो हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारे वातावरण है उसमें फैलता है, जिससे जहरीली गैसें निकलती हैं। और वाहनों बिजली संयंत्रों से भी जो धुआं निकलता है उससे भी हवा में कई खतरनाक जो गैसें होती हैं वो निकलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ओजोन परत का क्या कार्य है? ऑप्शन ए पृथ्वी को ठंडा करना, ऑप्शन बी हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना, ऑप्शन सी वर्षा करवाना, ऑप्शन डी बादल बनाना। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन
बी हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ओजोन परत जो होती है। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। जो ओजोन लेयर होती है वो जो सन से जो हानिकारक विकिरणें आती हैं उनको सोख लेती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है, जिससे कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है और हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित नहीं होता है। और यह समताप मंडल में एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, जो कि हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। तो जो ओजोन लेयर है वो हमारे एक तरह से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है, क्योंकि जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको ऊपर ही समताप मंडल में सोख लेती है, जिससे वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। और इससे कई तरह की बीमारियों होने का खतरा रहता है जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।